आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख ममदानी रिप्रेजेंट्स 21st सेंचुरी अमेरिका। इसका मूल भाव ये है कि न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि आज के अमेरिका की बदलती आत्मा का प्रतीक हैं। लेख ये बताता है कि 34 साल की उम्र में मामदानी जिस तरह सत्ता तक पहुंचे, उनकी पृष्ठभूमि, उनका सोचने का ढंग और उनकी राजनीति, ये सब मिलकर 21वीं सदी के अमेरिका की पूरी तस्वीर खींच देते हैं। युगांडा में जन्म, भारतीय मूल, मुस्लिम पहचान, क्वींस से विधायक, समाजवादी राजनीति, कलाकार पत्नी, उनका जीवन खुद एक मल्टीकल्चरल अमेरिका का नक्शा बन जाता है। लेख समझाता है कि मामदानी की असली ताकत नए तरह के मतदाता जोड़ने की कला है। उन्होंने ऐसे वोटरों को जोड़ा जो पहले डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे चुके थे। न्यूयॉर्क टाइम्स बताता है कि लगभग 60,000 ऐसे लोग मामदानी के साथ आए और यहीं से लेखक ये तर्क रखता है कि मामदानी की जीत दरअसल वही नया राजनीतिक मॉडल है जो ट्रंप के उदय में दिखा था। कम मतदान करने वाले, नाराज और हाशिए के वोटरों को सीधे जोड़ना। फर्क सिर्फ इतना है कि ट्रंप ने इसे दक्षिणपंथ से किया, वामदानी ने वामपंथ से कर रहे हैं। लेख का एक बड़ा हिस्सा बताता है कि मामदानी की राजनीति सिर्फ नीतियों की नहीं, बल्कि संस्कृति और पहचान की राजनीति है। गाजा युद्ध पर उनकी खुली आलोचना, इजराइल पर सवाल, उपनिवेशवाद के खिलाफ भाषा, ये सब उन्हें पुरानी अमेरिकी राजनीतिक ढांचे से अलग करता है। लेख ये भी दिखाता है कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में, जहां इजराइल समर्थन लंबे समय से राजनीतिक परंपरा रही है, मामदानी का इस लाइन को तोड़ना बताता है कि अमेरिका में सोच का बड़ा बदलाव हो चुका है, खासकर युवाओं और नए मतदाताओं में। न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी बताता है कि मामदानी की सफलता की असली चाबी उनकी 21वीं सदी की चुनावी शैली है। यूट्यूब वीडियो, मस्जिदों और सिनेगॉग में जाकर संवाद, रात की रैलियां, मोबाइल की रोशनी से समर्थकों की गिनती, सीधे ट्रंप को चुनौती देना, ये सब राजनीति को आंदोलन और सांस्कृतिक अनुभव में बदल देता है। वो सिर्फ भाषण नहीं देते, बल्कि लोगों को अपने संघर्ष का हिस्सा बनाते हैं। लेख का सबसे गहरा संदेश अंत में आता है। जब अमेरिका में बहुत से लोग भविष्य से निराश हैं और पुराने महान अमेरिका की बातें करते हैं, तब नए प्रवासी, अल्पसंख्यक और युवा नेता, जिनमें मामदानी भी हैं, अब भी अमेरिकी सपने पर भरोसा कर रहे हैं। यही वजह है कि मामदानी की जीत सिर्फ न्यूयॉर्क की राजनीति नहीं बदलती, बल्कि ये बताती है कि अमेरिका का भविष्य किस दिशा में जा सकता है। ज्यादा बहुरंगी, ज्यादा खुला, ज्यादा समावेशी और ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ। ये लेख कहना चाहता है कि जोहरान मामदानी कोई संयोग नहीं है, वो उस नए अमेरिका की राजनीतिक शक्ल हैं जो पहचान, संस्कृति, उम्मीद और भागीदारी के नए रास्ते बना रहा है। लेट्स माइक। आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित लेख हियर्स अ पिक मी अप फॉर द जनवरी ब्यूज, दिस कुड विल बी नाइट फ्रिज लास्ट ईयर ऑन टॉप। इस लेख का केंद्रीय तर्क ये है कि नाइजल फराज की लोकप्रियता शायद अपने शिखर को छू चुकी है और 2026 उनके लिए बनने बिगड़ने का साल नहीं, बल्कि गिरावट की शुरुआत भी हो सकता है। लेख कहता है, पिछले साल जब रिफॉर्म यूके अचानक सर्वे में ऊपर पहुंची, तब फराज को ब्रिटेन का ट्रंप कहा जाने लगा। लेकिन अब वही सर्वे संकेत दे रहे हैं कि पार्टी की हवा निकलने लगी है। यूगोव के ताजा आंकड़े बताते हैं कि रिफॉर्म की लोकप्रियता 33% से फिसलकर 26% पर आ चुकी है और यही इस पूरे लेख की पृष्ठभूमि है। लेख समझाता है कि फराज की सबसे बड़ी ताकत उनका करिश्मा, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। रिफॉर्म एक वन मैन शो बनकर रह गई है।
ब्रिटिश राजनीति आमतौर पर अमेरिका की तरह एक व्यक्ति को नहीं बल्कि संगठित पार्टी और अनुभवी टीम को सत्ता सौंपती है। गार्जियन बताता है कि फराज के आसपास ना तो अनुभवी नेतृत्व है, ना स्थिर संगठन। पार्टी में कुर्सियां बदलती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं, कोई अनुशासन नहीं, कोई भरोसेमंद शैडो कैबिनेट नहीं। यहां तक कि वेल्स में पार्टी का नेता जेल में है। और यही हाल इस सरकार बनने का सपना देखने वाली पार्टी की सच्चाई है। लेख ये भी दिखाता है कि फराज का पूरा राजनीतिक दांव लगभग एक ही मुद्दे इमिग्रेशन पर टिका है। लेखक कहता है, सिंगल इशू राजनीति कभी कभी चमकती है, लेकिन लंबे समय तक टिकती नहीं। 2029 में इमिग्रेशन किस मुद्दे के रूप में रहेगा, कोई नहीं जानता। ऊपर से फराज का ट्रंप, मस्क, बैनन जैसे लोगों से मेल मिलाप ब्रिटिश मतदाताओं को ज्यादा डराता है, क्योंकि ब्रिटेन में ट्रंप की लोकप्रियता बेहद कम है। 72% लोग उनके खिलाफ हैं। गार्जियन का निष्कर्ष बहुत साफ है। फराज मंच पर चमकते हैं, भीड़ को बांध लेते हैं, लेकिन ब्रिटेन की सत्ता क्लब के जरिए चलती है, ना कि भीड़ के जरिए। उनके पास ना तो टीम है, ना वो संगठन, ना वो विश्वसनीयता जो सरकार चलाने के लिए चाहिए। आने वाले चुनावों में ब्रिटेन को एक हंग पार्लियामेंट मिलने की पूरी संभावना है और उस राजनीतिक अराजकता में नाइजल फराज के शिखर पर पहुंचने की संभावना बहुत कम दिखती है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख डिड टोनी ब्लेयर इन्फ्लुएंस ट्रायल ऑफ यूके सोल्जर्स अक्यूज्ड ऑफ किलिंग इराकी मैन। इसमें ब्रिटेन की इराक युद्ध नीति के उस अंधेरे कोने को फिर से सामने लाया गया है जिसे बरसों तक सत्ता और व्यवस्था ने ढक कर रखा। लेख बताता है कि नए जारी हुए सरकारी दस्तावेज इस बात के ठोस संकेत देते हैं कि उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने अधिकारियों पर दबाव डाला था ताकि इराक में आम नागरिकों पर अत्याचार करने के आरोप झेल रहे ब्रिटिश सैनिकों पर नागरिक अदालतों या अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा न चल सके। लेख के अनुसार 2005 के दस्तावेज बताते हैं कि ब्लेयर ने साफ शब्दों में कहा था, ये बेहद जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत और ब्रिटिश सिविल कोर्ट दोनों ही इस मामले में दखल ना दें। ये टिप्पणी उस समय आई जब इराकी नागरिक बहा मूसा की मौत का मामला सामने था, जिसे ब्रिटिश हिरासत में 93 बार पीटने के बाद मार डाला गया था। ब्लेयर चाहते थे ऐसे मामलों को केवल सैन्य अदालत तक सीमित रखा जाए, क्योंकि वहां सजा और जवाबदेही कम कड़ी होती है। लेख समझाता है, ब्लेयर को डर था अगर सैनिकों पर खुले अदालतों में मुकदमे चले तो इराक युद्ध के खिलाफ ब्रिटेन और दुनिया भर में पहले से मौजूद गुस्सा और तेज हो जाएगा। यही वजह थी कि उन्होंने राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर कोशिश की ऐसे मामलों को दबाया जाए। हालांकि बाद में कुछ सैनिकों को सजा भी हुई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन की जवाबदेही से ब्लेयर की सरकार ने लगभग हमेशा दूरी बनाए रखी। अल जजीरा का ये लेख याद दिलाता है, इराक युद्ध खुद झूठे हथियारों के दावों पर शुरू किया गया था और बाद में चिलकॉट रिपोर्ट में भी माना कि सद्दाम हुसैन से कोई तत्काल खतरा नहीं था। इसके बावजूद ब्लेयर आज भी इस फैसले को सही बताते रहे। लेख ये साफ करता है कि सैनिकों के अत्याचारों के सबूत मौजूद हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी जैसी संस्थाओं ने सैकड़ों इराकी नागरिकों पर हुई यातनाओं का दस्तावेजीकरण किया है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ने इंसाफ को कमजोर बना दिया। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.